गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 13 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो फिलहाल लाइव चल रहे हैं। जो भी बच्चे 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमारे पास एक कॉम्बो बैच आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्रहार एंड संकल्प दोनों आपके कोर्सेज यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। बहुत ही कम दाम के अंदर प्रतिज्ञा दिवस के मौके पे आपको ये मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इन बैचेस को यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस के इस मौके पे 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये इंग्लिश और हिंदी तीनों माध्यम में अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप खुद इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बिदाऊ कम्युनिटी के बारे में। अब थोड़ा सा इस कम्युनिटी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये न्यूज़ में है। देखो, सबसे पहले तो ऐसे ना थोड़ा पिक्चर में देख पा रहे होंगे इस कम्युनिटी के लोगों को, तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा विजुलाइज होगी कि यार थोड़ा सा ऐसी फील आ रही है जैसे ये लोग कैमल्स को, शीप को, गोट को, इन सब चीज़ों को चराते होंगे, राइट। प्लस एट द सेम टाइम ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। नॉर्मली जहां पर इनको ग्रेजिंग एरिया मिलता है वहां पर ये चले जाते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रेजेंस पता कहां पर है? इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है वेस्ट बैंक वाले रीजन में। अब आप सब लोग जानते होंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं। अब इनके ऊपर ये जो बिदाऊ कम्युनिटी मैंने आपको बताई ना, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। क्यों? एक्चुअली पता क्या है, जो वेस्ट बैंक का एरिया भी है ना, उसमें भी आपको कुछ एरिया ए, कुछ एरिया बी और एरिया सी देखने को मिलेगा। एक्चुअली एरिया सी, ये एक्चुअली पूरा अगर मैं एरिया बात करूँ ना, इसमें से जो आपको हाईलाइटेड वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला जो आपका ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इसको बोलते हैं एरिया सी। एरिया सी का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। अब आपको ये जो कम्युनिटी है ना, ये इसी एरिया सी में देखने को मिलती है। तो हुआ पता क्या कि जैसे जैसे इसराइल ने अपनी पकड़ यहाँ पे मजबूत करी, उसके साथ ही साथ इस कम्युनिटी के लोगों का जो जीवन था वो काफ़ी मुश्किल हो गया। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो और दिक्कत आने लगी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, राइट। प्लस एट द सेम टाइम इसराइल ने अपने लोगों को यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनके जो राइट्स वगैरह थे वो यहाँ पे बिल्कुल आज के समय आपको खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इसी बीच क्या हुआ है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है बहुत ही फेमस, इसने यहाँ पर इसराइल को अक्यूज़ किया है कि आपने ज़बरदस्ती ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वेस्ट बैंक से डिस्प्लेस कर दिया है। एक तरह से आपने एथनिक क्लेंजिंग करी है, एक तरह से इसको काफ़ी सारे लोग जेनोसाइड भी बोल रहे हैं, राइट। तो होता पता क्या था यूएन के हिसाब से? यूएन कहता है कि 100 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनका पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। बहुत तेज़ी से इसराइल की सेटलमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, खासकर एरिया सी ऑफ वेस्ट बैंक के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियंस को अपनी ज़मीन के लिए काफ़ी यहाँ पे मुश्किल आ रही है, क्योंकि उनका एक्सेस यहाँ पे पूरी तरह से छिन चुका है। तो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इन द न्यूज़। अब आपको एक बात यहाँ पे जाननी है, कम्युनिटी तो हमने समझ ली कैसे कैसे काम करती है, बट कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जेनोसाइड के ऊपर। जैसे एक आपको जिनेवा कन्वेंशंस देखने को मिलती है 1949 की। इसके ये कन्वेंशन, इसके जो एडिशनल प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई देखो, अगर किसी देशों के बीच में युद्ध भी हो रहा है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, वहाँ पर भी जो आम जनता है ना, सिविलियंस है, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मास किलिंग्स, टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ये सब नहीं होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम हमारे पास एक जेनोसाइड कन्वेंशन भी है 1948 की। ये डिफाइन करती है जेनोसाइड को, और यहाँ पे स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन डालती है ताकि इस तरह के काम वो ना करें। फिर आप लोगों को आईसीसी के बारे में पता होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आईसीसी जो था ना, ये रोम स्टैट्यूट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था। अब कई बार मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि यहाँ पर जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्जेस होते हैं रिगार्डिंग जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सभी को यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। अब आप लोग ज़रा सोच के मुझे ये बताना, क्या इंडिया
रोम स्टैट्यूट का मतलब भारत ने यहाँ पे इसको माना है या नहीं माना है रोम स्टैट्यूट को, या आईसीसी का मेंबर है इंडिया या नहीं, ये आप लोग एक बार ज़रा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है हायर एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको समझते हैं। देखो पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको एथनॉल को बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था। आपको बताया था कि एथनॉल कुछ नहीं होता, ये होता है एक तरह से आपकी जो एल्कोहल होती है ना, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, वही होती है। बस पॉइंट पता क्या है कि इसको बनाया जाता है एज अ बायोफ्यूल के तौर के ऊपर। यानी कि आपका बायो का मतलब यहाँ पे आपका कुछ भी लिविंग, जैसे आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, आपका राइस हो गया, कॉर्न हो गया, उन सब से यहाँ पे बनाया जाता है। अब शुगर केन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहती है क्योंकि यहाँ पे इसकी यील्ड काफ़ी अच्छी होती है, राइट। तो हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एथनॉल और पेट्रोल को यहाँ पे ब्लेंड करते हैं और इसी को बोलते हैं हम एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो एथनॉल का मिसयूज भी हो सकता है और इसीलिए एथनॉल के अंदर मेथनॉल को अक्सर मिलाया जाता है ताकि उसको यहाँ पे पीने के पर्पस के लिए यहाँ पे वो ना हो, ठीक है, ये जहरीला हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं E20 की, E20 का मतलब क्या होता है, उसमें 20% एथनॉल होगा और बाकी 80% क्या होगा, आपका पेट्रोल, यही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और हमने पिछले दिनों डिस्कशन भी किया था कि अभी सरकार बेसिकली अभी E85 फ्यूल को भी लॉन्च किया है जो कि आम पेट्रोल के माध्यम से लगभग 20 रुपये सस्ता है। ये सारा डिस्कशन हमने उस दिन किया था। बट एक चीज आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो जब मैं बात करता हूँ एथनॉल की और जब मैं बात करता हूँ आपके पेट्रोल की, इन दोनों के टैक्सेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे? देखो होता पता क्या है कि जो आपका एथनॉल है ये आता है जीएसटी के अंदर, हाँ ठीक है, सही बात है। बट जो मैं पेट्रोल डीजल की बात करता हूं वो जीएसटी से बाहर है, ये तो पता है आप सबको, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल जीएसटी के बाहर है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके ऊपर क्या लगता है सर? उसके ऊपर लगता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और आपकी स्टेट्स जो होती हैं वो वहां पर वैट लगाती हैं। तो पेट्रोल का सिस्टम ही अलग है टैक्सेशन का, एथनॉल का सिस्टम है जीएसटी वाला। अब देखो अगर हमने मान लो एथनॉल वाला पेट्रोल बनाया, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाया, इसके ऊपर दो तरह के टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? आप खुद सोचो। हाँ सर, एक लगेगा एथनॉल के ऊपर, वो तो हो गया जीएसटी वाला। फिर जब आपने इसमें पेट्रोल की ब्लेंडिंग करी तो उसमें आपका एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, वैट, ये सब लग गया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं हो रही, या रेदर आई शुड से टैक्स की कास्केडिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब इससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, समझ रहे हो? जो ब्लेंडिंग करने का हम सोच रहे हैं, लोग सोचेंगे यार हम नहीं ब्लेंडिंग करवाएंगे, या जो इंडस्ट्री वाले हैं वो ब्लेंडिंग नहीं करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दो दो बार टैक्स लगेगा यहाँ पे। तो इसी चीज को हटाने के लिए, इसी चीज में इंडस्ट्रीज को एक तरह से इंसेंटिव देने के लिए हमारी सरकार ने ये बोला है कि जहां पर भी ब्लेंडिंग 20%, सॉरी 22% से लेकर 30% के बीच में होती है, उनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अब अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी तो ये वाले जो पेट्रोल हैं, E22, E25, E27, E30, ये वाले सस्ते हो जाएंगे ताकि डबल टैक्सेशन को यहाँ पे हटाया जा पाए। समझे मेरी बात को? तो आपको करंट अफेयर में क्या याद रखना है कि हायर एथनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो बहुत सारे लोग चाहेंगे, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहेंगे कि और ब्लेंडिंग करी जाए हायर लेवल के ऊपर एथनॉल के साथ। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी यहाँ पे बढ़ेगी क्योंकि हम कच्चे तेल के ऊपर जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम हो पाएगी और हम देश के अंदर ही ये चीज़ें प्रोड्यूस करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे। फिर किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि मैंने बताया ना, शुगर केन, मेज, ये सारी चीज़ें हमारे किसानों की इस्तेमाल हो पाएंगी एथनॉल बनाने के अंदर, एंड इसीलिए किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ये सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आ पाएगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग वाला जो फ्यूल होता है वो कंपैरेटिवली कम फॉसिल फ्यूल यहाँ पे आपके एमिट करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। अब रही बात एथनॉल ब्लेंडिंग के, देखो इसके नुकसान भी वैसे हैं, आप सबको पता है कि यार एक तरह से हम ना फूड शॉर्टेज भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो एन इशू। प्लस एट द सेम टाइम ये सारी जो चीज़ें हैं, खासकर शुगर केन, ये अपने आप में वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, तो इनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। फूड हम यहाँ पे डिवर्ट कर देंगे इधर तो उसकी भी दिक्कत आ सकती है।
तो कई परेशानी आ सकती हैं। बाकी आपके जो व्हीकल्स हैं वो कैसे इन पर्टिकुलर फ्यूल के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमें कंप्लीट क्लैरिटी अभी नहीं है। हो सकता है आगे जाके कोई दिक्कत आए आपके इंजन्स के अंदर। तो बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं यहाँ पे इस एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के रिगार्डिंग। बट एनीवेज अगर हम बात करते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग की तो 2001 में पायलट प्रोग्राम जो था इसके रिगार्डिंग लॉन्च हुआ। 2003 में सरकार ने यहाँ पे इसके लिए एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया। 2014 तक ना ये प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उस टाइम आप नोटिस कर पाओगे एथनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% के आसपास थी। पर उसके बाद बहुत बड़े बदलाव किए गए। इनफैक्ट हमने सोचा था कि 2030 तक हम 20% ब्लेंडिंग कर देंगे, पर सरकार ने कहा ना, उससे बहुत पहले कर देंगे। हमने 5 साल पहले 2025-26 में ही यहाँ पे उसका टारगेट अचीव करने की कोशिश करी और 2024-25 में हमने कर भी लिया। और इस तरह से यूएस और ब्राज़ील के बाद हम तीसरे सबसे बड़े एथनॉल प्रोड्यूसर बन गए। तो एथनॉल ब्लेंडिंग तो बहुत तेज़ रफ्तार से हुई है, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। बाकी इस बार हमने कुछ दिन पहले ही E85 फ्यूल भी लॉन्च कर दिया, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से आपका 20 रुपये यहाँ पे सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस मैकेनिज्म। अब ये मुद्दा क्या है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग। देखो, मान लो एक कोई बंदा है नेपाल का बंदा है, पर वो रहता भारत में। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे तो ठीक है ना, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। अब नेपाल के बंदा कोई भारत में रहता है, वो अपने घर मतलब नेपाल में वो पैसे वैसे भेजता है। हाँ बिल्कुल। तो होता पता क्या है कि इसके पास पैसे भेजने के कई तरीके हो सकते हैं। अक्सर पता ये लोग क्या करते हैं, ये किसी एजेंट को ढूंढते हैं, उस एजेंट को पैसे दे देते हैं और ये एजेंट वहां उसके घर के पास में पैसे पहुंचा देता है। बहुत ही ना इनफॉर्मल तरीके से ये सिस्टम चलता है। आप भी नोटिस करना, कभी आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो जो नेपाल से हो ना, आप उससे पूछना, वो ऐसे ही नॉर्मली पैसे सेंड करता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये बंदा जब अपने घर जाता है दिवाली में या जब भी छुट्टियों में जाता है, तो घर अपने साथ में पैसा ले जाता है और अपने घर में पकड़ा आता है। ऐसा भी करते हैं, फिजिकली कैश ट्रांसफर भी हो जाता है। या फिर आज के समय बैंकिंग सिस्टम भी आ चुका है, पर ये बैंकिंग सिस्टम में भी कई समस्याएं हैं। स्लोअर है बैंकिंग सिस्टम, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारी चाहिए। ये दिक्कतें, ये परेशानियां चल रही थी आज के टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हमने क्या ढूंढा, इसका सोल्यूशन हमने ये ढूंढा कि भारत और नेपाल ने मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अरे भाई देखो, आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। हाँ सर, हम तो करते हैं। आपने अपने किसी दोस्त को पैसा भेजना हो, कैसे भेज देते हैं, यूपीआई के माध्यम से भेज देते हो ना। तो भाई ये नेपाल वाला बंदा क्यों नहीं भेज पा रहा अपने घर पैसा। तो हमने इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर एक बंदा बैठा हुआ है, उसको अपने घर पैसा भेजना है, लो भाई यूपीआई का इस्तेमाल करके फटाफट तुरंत के तुरंत पैसे भेजो। ये है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म। समझे मेरी बात को। तो भारत और नेपाल ने मिलकर इस तरह से ये पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म ये यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जिसके माध्यम से आराम से दोनों देशों के, देखो मैंने एग्जाम्पल भले ही नेपाल के लिए लिया हो, पर हो सकता है भारत का बंदा कोई नेपाल में रहता हो, वो अपने घर भेजना चाहता हो, रोटी बेटी का रिश्ता है ना अपना। तो इस तरह से आराम से आप अपने घर इधर उधर पैसे भेज सकते हो। इसके लिए यहाँ पे भारत का यूपीआई और नेपाल का वहाँ का जो एनपीआई है, इनों के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज यहाँ पे बन चुका है। आराम से तुरंत के तुरंत सिक्योरली आप रियल टाइम बेसिस के ऊपर यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आप डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भारत की तरफ से कौन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और नेपाल की तरफ से नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, इनके द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। एनआईपीएल तो आप जानते होंगे, ये तो भारत की ही एनपीसीआई की ही इंटरनेशनल आर्म है, जो कि यूपीआई को विदेशों में भी यहाँ पे लेके जा रही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे यूपीआई और एनपीआई का यहाँ पे कनेक्टिविटी बन चुकी है, बिना किसी बैंकिंग बिचौलियों के यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। आराम से रेमिटेंसेज भेज पाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड होगा सारी चीज़ें। तो ये सारे फायदे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो, यूपीआई जो है वो तो यहाँ पे ग्लोबल जा ही रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 अलग अलग देशों के अंदर यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे आपका सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कैम्बोडिया। एंड डेफिनेटली भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा कोविन प्लेटफॉर्म था। तो देयर आर मेनी सच थिंग जो कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आपको ये बात तो पता होगी
कि इस बार जो ब्रिक्स होगा ना, ब्रिक्स का समिट, वो भारत के अंदर होगा। 12-13 सितंबर 2026 नई दिल्ली के अंदर ये होस्ट होगा। अब उसके पहले आप नोटिस कर सकते हो कि जो ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, 13वां ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ 11 और 12 जून 2026 को। अब इसमें देखो नाम में ही क्या है, अर्बनाइजेशन फोरम। तो भारत की तरफ से ये फोरम करवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, क्योंकि अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग काम तो यही देखते हैं, राइट। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी क्या, फोरम फॉर द फोर्थ, सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। और चौथी बार भारत ने इस तरह से इसको होस्ट किया। जैसे 2013 में हमने नई दिल्ली में होस्ट किया था, 2016 में विशाखापट्टनम में, और 2021 वाला कोविड की वजह से यहाँ पे उसका वर्चुअल एडिशन हुआ था, राइट। अब यहाँ पर ये अलग अलग देश हैं जो ब्रिक्स के पार्ट हैं, जैसे आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, इन सभी देशों के जो अलग अलग मिनिस्टर्स थे यहाँ पे नई दिल्ली में आए और इन्होंने डिस्कशन किया कि कैसे भाई हम यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, स्लम्स को हमें यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करें, क्लाइमेट के साथ कैसे अडेप्ट करें, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, म्यूनिसिपल रिफॉर्म करना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम में हुई। एंड आपस में मिलजुल कर यहाँ पे काम करने के लिए ये रेडी हुए। एंड इस तरह से आप कह सकते हो कि कोशिश ये करी गई कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे चीज़ें सीखें ताकि हमारी जो सिटीज़ हैं वो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, रिजिलियंट और ज़्यादा लिवेबल यहाँ पे हो पाए। सो दैट वाज द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोरम। आगे आएंगे, अगला टॉपिक है हमारे सामने ऑयल सीड्स, किसान मित्रा। अब देखो ऑयल सीड्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ऑयल सीड्स में ना एक समस्या आती है, वो ये है कि अभी भी भारत यहाँ पे इनके लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करी थी, जैसे आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स हो गया, ठीक है, हमारी स्कीम पीएम आशा, उसके अंदर स्पेशल फोकस यहाँ पे दिया जाता है अपने ऑयल सीड्स के ऊपर, ताकि ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़े। क्योंकि हमारा ना बहुत अच्छा खासा जो फॉरेक्स होता है वो यहाँ पर लग जाता है ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो पाम ऑयल हो गया, रेपसीड मस्टर्ड हो गया, कोई भी आपका आप ऑयल सीड देखोगे तो वहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी बाकी देशों के ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि ऑयल सीड्स को और ज़्यादा हम यहाँ पे देश के अंदर यहाँ पे लगाएं, प्रमोट और ज़्यादा करें। उसी के लिए यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे लिया गया है, दैट इज ऑयल सीड्स किसान मित्र, मित्रा मित्र जो भी आप कहना चाहते हो। एक्चुअली जब भी यहाँ पे मित्र आ जाए ना तो आपको थोड़ी हेल्प दी जाती है। अब सवाल आता है यहाँ पर कैसे हेल्प दी जा रही है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, हाँ बिल्कुल, या फिर यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है। आप अपने व्हाट्सएप पे जाओ, इस नंबर को सेव कर लो किसान मित्रा के नाम से, ठीक है। उसके बाद उसको जो दिमाग में आपके सवाल आ रहा है वो पूछ लो। जो दिमाग में मतलब, अरे बाकी सब नहीं, मतलब ऑयल सीड्स के बारे में कोई आपके दिमाग में सवाल है ऑयल सीड्स के रिगार्डिंग, आराम से पूछ पाओ। मतलब हमारा जो किसान है जिसको मान लो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भाषा, आपको मराठी आती है मराठी में पूछ लो, आपको बंगाली आती है बंगाली में पूछ लो, जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें पूछो। तो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको सारी की सारी जानकारी ऑयल सीड्स के बारे में मिल जाएगी। तो यानी कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे ऑयल सीड वाले किसानों को नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑयल सीड किसान मित्र यहाँ पे बनाया है, राइट। तो एआई पावर्ड ये आपका व्हाट्सएप चैटबॉट आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का पहला नेशनल इस तरह के चैटबॉट है जो कि यहाँ पे 24/7 यहाँ पे ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसको बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा थ्रू आईसीएआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। इसको यहाँ पे अभी रिसेंटली नेशनल ऑयल सीड जो कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में उसमें यहाँ पे बताया गया। एंड इसमें एक तो यही बात है कि किसी भी भारतीय लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, उसी टाइम इंस्टेंट एडवाइजरी यहाँ पे आ जाएगी। कोई आपको ऐप इंस्टॉल करनी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर वो नंबर सेव करना है और आराम से आप उसको यहाँ पे जो भी चीज़ है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अब इसमें मेजर ऑयल सीड्स जो कवर्ड है वो है आपका ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सिसमे, सनफ्लावर, सोयाबीन, नाइजर, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें जानकारी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मिल जाएगी कि मान लो आपने फसल काट ली, अब इसको हैंडल कैसे करना है, कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करें, अगर मान लो कुछ डिजीज़ वगैरह आ गई उनको कैसे कंट्रोल करें, तो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ पे आपके नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, इन सब ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था यहाँ पे
ब्लू वैली क्लस्टर के बारे में। देखो ये जो ब्लू वैली क्लस्टर है ना, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है जो कि बात करता है बायो इकोनॉमी सेक्टर्स, जैसे आपका फ्रेगनेंस हो गया, आयुष हो गया, ठीक है, नेचुरल फ्लेवर्स हो गया, उनको यहाँ पे डेवलप करने के रिगार्डिंग। तो इंडिया चाइना नहीं है, इंडिया ईयू है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी बिरसा मुंडा जी की बात करें तो डेफिनेटली छोटा नागपुर की मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एपिडा की बात करें, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने डिस्कस किया था, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आखिरी स्टेटमेंट की बात करें तो देखो राज्यसभा की जो अभी स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है बेसिकली वो 250 मेंबर्स ही है, तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। राइट, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।